तो हेलो बच्चों, जैसा कि लास्टली हम लोग ने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले, जो कि मैंने उसको सब क्लासिफिकेशंस तुम्हें ऑलरेडी बताया था, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो आज हम उसमें से एक पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो आई थिंक तुमको याद होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिपीट करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो सर्कुलर भी हो सकता है या तो टू एंड फ्रो हो सकता है, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अगर वो सर्कुलर मोशन में रिपीट हो रहा है तो उसे हम सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं, बट अगर वही टू एंड फ्रो रिपीट हो तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जो कि किसका पार्ट है? अपना पीरियोडिक मोशन का। तो इसका हमने डेफिनेशन क्या देखा था? रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इसका मेन डेफिनेशनल हेडिंग है वो क्या रहेगा? रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन की की पॉइंट्स है। देन आफ्टर हम आज पढ़ेंगे जो कि अपना है ऑसिलेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, क्या लगता है आप लोग को? सेम, एकदम इजी। जो पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन है वही इंक्लूड करना है इसमें। जस्ट तुम्हें दो वर्ड्स ऐड करने हैं, दैट इज टू एंड फ्रो। ओके, सो क्या बोलेंगे अगर हमें ऑसिलेशन को डिफाइन करना है? तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो ये ऑसिलेशन, ये है क्या है? ये है एक पीरियोडिक मोशन। तो क्या बोलेंगे? अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन। क्योंकि हमने देखा था कि जब ये अपना मान लो है रूफ टॉप, यहाँ पर हम अटैच करेंगे एक स्ट्रिंग को और यहाँ पर हम अटैच कर देंगे एक बॉब को। जब इस बॉब को हम खींच कर यहाँ तक ले जाएंगे तो ये वापस आने की कोशिश भी तो करेगा। तो ये यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये वापस यहाँ पर जाएगा। तो ये जो मोशन है, दिख रहा है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से रिटर्न जाएगा। ओके, तो ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो और उसके साथ ही साथ और क्या परफॉर्म करे? टू एंड फ्रो मोशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या बना? अ बॉडी परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशन हैविंग टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि मैं यही प्रीफर करता हूँ, डेफिनेशन याद नहीं करने, हमें बनाना से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? ऑसिलेशन का एक प्यारा सा इंट्रो। तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे अभी। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। तो अभी हमने ऑसिलेशन देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑसिलेशन के लिए। तो अभी हम देखेंगे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये मान लो अपना एक साइडवेज है, यहां पर मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया है। ठीक है, और वो स्प्रिंग ऐसा है कि वो एक ही बार मूवमेंट करता है। जस्ट कंसीडर कि वो एक ही बार मूवमेंट करेगा। मैं मानता हूं कि ये इसका रेस्ट पोजीशन है। मैंने इसे पुल किया ए पॉइंट तक। जब मैंने इसे पुल किया ए तक तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा जो कि स्प्रिंग का है। और मान लो कि ऐसा हो, ये जो मोशन था, ये जो स्प्रिंग इसको खींच रहा था, मतलब जब मैंने ओ से ए की तरफ खींचा तो स्प्रिंग मेरे हाथ के साथ ही स्प्रिंग को यहां पर खींचने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऐसा हो कि ये चलते 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 यहां पर है और ये रिटर्न यहां जाए ही नहीं, तो क्या ये ऑसिलेशन होगा? क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। तो ये वाला ऑसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या बताया था? टू एंड फ्रो। टू तो हमने दिखा दिया, फ्रो किधर है? जब फ्रो है ही नहीं तो ये ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ये वाले कंडीशन में ये ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेट्स कंसीडर अ सेकेंड केस, जहां पर हम एक अच्छा वाला स्प्रिंग लेते हैं। अच्छा वाला इस बार लेंगे। तो ये अपना मान लेते हैं एक सरफेस है। इस बार अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्प्रिंग, ये है इसका रेस्ट पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन को हम दे देते हैं ओ। अब मैं इसे क्या करूंगा? पुल करूंगा। कहां तक पुल करूंगा भाई? पुल करूंगा पॉइंट ए तक। जब मैं पुल करूंगा ए तक तो ये स्प्रिंग खींचने की कोशिश करेगा ओ की तरफ। तो जब ये ओ की तरफ आने की कोशिश करेगा मतलब ये फोर्स लगा रहा है। तो ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? कुछ तो नाम होगा। दुनिया में तो बहुत सारे फोर्सेस है।
तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, जब मैंने पुल किया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि रिस्टोर कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर काम करेगा और किस तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझा इतना? ठीक है। तो जब यहां से इस तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं यहां तक आएगा, बराबर है। तो मान लेते हैं ये अपना पॉइंट बी। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये इधर पे आ गया कंप्रेशन, ये कंप्रेस हो गया। अब स्प्रिंग क्या होने की कोशिश करेगा? एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। तो ये वापस इधर की तरफ धकेलेगा। तो क्या यहां पर इस बार मोशन वैसे हो रहा है? ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर जाएगा। तो क्या इस बार टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है? यस। तो ये था अपना ऑसिलेशन, ये इसके लिए कंडीशंस थी। तो ये तो हमें समझ गया, लेकिन हम बुक में क्या है ऐसा डायग्राम बनाकर आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन है कि जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स बताया था मैंने? रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को। बट क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अब बोलोगे सर बुक में तो ऑलरेडी यही लिखा है, लेकिन बुक में उतना ही लिखा है जितना बस तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। सो ये होता है x रेज टू n, बट यहां पर आएगा नेगेटिव सिग्नेचर। वाई नेगेटिव? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम ध्यान से देखो, ये है पॉइंट O, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है, और जो फोर्स है, फोर्स तो इस तरफ एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई यहां पर सिग्नेचर क्या है? नेगेटिव। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर ये इक्वेशन भी समझ में आ गया, तो ये n क्या है? अब n की वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी तुम्हारी ऑड नंबर्स। ऑड मतलब n हो जाएगा तुम्हारा 1, 3, 5, 7 एज ऑन। अभी 1, 3, 5, 7। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर 2, 4, 6 नहीं हो सकता क्या? लेट्स सी, चलो देखते हैं। तो हम एक केस लेते हैं। चलो ये हो जाएगा, मान लो f प्रोपोर्शनल है, हटेगा तो क्या आएगा? इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं k अपना एक प्यारा सा कांस्टेंट है। इधर क्या बचा अभी? x रेज टू n, बराबर है। तो मान लेते हैं कि x जो इंटीजर है ये कौन सी वैल्यू है? मान लेते हैं x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। हम पहले कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं एक पॉजिटिव है। तो जब x अपना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कौन से केस के लिए हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फॉर इवन के लिए, हम इवन के लिए देख रहे हैं। जब x पॉजिटिव होगा तो f क्या होगा? f क्या होगा? सिंपल सी बात है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। अगर तुम्हें पता हो, बेसिक मैथ्स पता हो, अगर कोई भी टर्म नेगेटिव है उसका पावर इवन है तो वो हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। देन ये इवन वाला केस था। देन अभी हम क्या देखते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट अपना नेगेटिव होगा तब क्या होगा भाई? इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? वो जो वन लिखे ना, हाँ तो ठीक है ना, वो एग्जांपल था। इस सब के पकड़ लो। ठीक है, इस बार हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, दैट मींस ये x को नेगेटिव लेंगे और इसका पावर इवन है, तो भी ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाले केस में अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों कंडीशन में क्या फोर्स नेगेटिव होगा? लेट्स सी। चलो एग्जांपल पे वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। ये देखो, जब हमने पुल किया तो फोर्स अगेंस्ट लगा, दैट मींस इस टाइम पे फोर्स नेगेटिवली वर्क कर रहा था। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट यहां पर आया, अब फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है ना, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो दोनों केस में नेगेटिव है। तो क्या ये वाला केस एग्जिस्ट करना चाहिए? दैट्स वाई हम लोग ने 2, 4, 6 और 8 को नहीं कंसिडर किया। तो क्या ये सच में एप्लीकेबल है? लेट्स सी, इसके लिए भी देख लेते हैं। f इज इक्वल टू माइनस के x रेज टू n। अब हम लेने वाले n की जगह 1, 3, 5, 7 एज ऑन। लेट्स सी, जब अपना x अगर पॉजिटिव हो तो अपना फोर्स क्या होगा? देखो, अब केस 1 का हम नहीं लेंगे, बताता हूं क्यों, क्योंकि 1 इज इजी, तुमको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। हम 3 लेते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव टर्म है और इसका पावर है ऑड नंबर,
तो वो हमेशा आएगा नेगेटिव। और जो मैंने इवन वाला बताया था, कोई टर्म नेगेटिव है उसका पावर है अगर इवन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो हमने देख लिया था, अभी हम इसकी बात करेंगे। नेगेटिव का पावर अगर ऑड है तो ऑड है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर ये तो सारे नंबर्स क्या है, ऑड है। तो दैट मीन्स अगर अपना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो उसका पावर कुछ भी रहने तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट मीन्स ये आ जाएगा अपना प्यारा सा पॉजिटिव। अब अगर हम दूसरा केस लें, लाइक डिस्प्लेसमेंट अपना है नेगेटिव, तो इस केस में क्या आएगा बताओ। इस केस में अगर पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर x अपना पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये तो माइनस बचा है तो ये क्या आ जाएगा, इधर पे नेगेटिव आ जाएगा। माय मिस्टेक। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट यहां पर नेगेटिव हो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो और उसका पावर ऑड हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या हो जाता है भाई, क्या इस बार ये केस सेटिस्फाई कर रहा है। जब खींच रहे थे तो अगेंस्ट लग रहा था इसलिए माइनस, जब पास आया तो पॉजिटिवली पुश करेगा, पुशिंग फोर्स लगेगा। तो क्या यहां पर एक नेगेटिव फोर्स और एक पॉजिटिव फोर्स मिल रहा है इस बार, यस, नेगेटिव भी मिला पॉजिटिव भी मिला, मतलब ये केस सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हमने क्या चूज किया, n इज इक्वल टू 1357। और एक और बात, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ऑसिलेशन अगर पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है कि ऑसिलेटरी मोशन है क्या भाई, परफॉर्म क्या कैसे करता है, कंडीशन क्या है। कंडीशन के लिए तुम डायग्राम बना दोगे, एग्जामिनर खुश नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता है, तुम किसी को बताते हो, तुम्हारा और नेक्स्ट लेवल। हमने तो कंडीशन देख लिया। क्या अब हम इसमें से कौन सा पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है। क्या हमें सब पढ़ेंगे, एन की इधर 1 रखना है, एन की इधर 3 रखना है, 5 रखना है, 7 नहीं। हम सबसे बेसिक पढ़ेंगे, वो है अपना n इज इक्वल टू 1। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, क्योंकि 1 इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ना, अगर देखा जाए वहीं से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे 0, बट 0 कंसिडर मत करो, फिलहाल 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम n की जगह 1 रखेंगे। जब 1 रखते हैं तो इधर क्या आता है, k x रेज टू n। और ये अपना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, क्योंकि हमने n की इधर 1 रखना है ना, तो जब 1 रखेंगे तो n गायब हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे कि n इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 1 रखा। तो ये वाला केस किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो ये तुम्हें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी जब हम इसको आगे फर्दर देखते हैं, ये कंडीशन थी, किसके लिए कंडीशन है, ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में किसकी कंडीशन है, एस एच एम, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या इसका भी डेफिनेशन है, यस। तो फिलहाल अगर डेफिनेशन बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। हम मैथमेटिकल टर्म सीखते हैं, कैसे डिराइव करना है, कैसे इजी वे में समझ सकते हैं, वो देखते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां पर ओवर हुआ। क्या इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम फर्दर कुछ और कर सकते हैं इसके साथ, लेट्स सी एकदम बेसिक फंडामेंटल में। फोर्स बेसिकली तुम्हें क्या पता है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, यस। तो क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, यस। तो अभी राइट साइड में इधर क्या बचा, माइनस के एक्स। अब इधर पे क्या बचा, मास है, मल्टीप्लाई में भेज दो इधर, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन क्यों लिखूं भाई, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। और इसके साथ ही साथ वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहां रख दूं, रख सकते हैं ना, क्योंकि सेम है। तो जब तुम रखते हो तो एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, ये बन जाता है डी बाई डी टी। वी की जगह हम ये रखेंगे, ये हो जाएगा dx बाय dt। अब देखो ऊपर वाला टर्म ऊपर जाता है और नीचे वाला नीचे, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये क्या बन जाएगा, d और d क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू। नहीं, उसको जरूरत नहीं है, हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखो, क्या मैं एक्सेलरेशन को d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकता हूं? बराबर है। अब ये अपना एक प्यारा सा इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या काम करते हैं ना, ये देखो k क्या था अपना, फोर्स का कांस्टेंट था, रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट था। और मास, क्या मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है? 10th में पढ़ा रहेगा, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। तो मास कांस्टेंट, मतलब ये जो दोनों टर्म्स है यहाँ पर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो मुझे इसे कुछ और कांस्टेंट तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो एक काम करते हैं, हम c लेके देखते हैं क्या c बराबर रहेगा। बट अगर c लेंगे तो वहां पर एक और इक्वेशन आएगा जो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे, मैं तुमको बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। ये जो कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, इसे हम कंसीडर करेंगे, दैट इज k/m को हम कंसीडर करेंगे ओमेगा स्क्वायर। इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? ये ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो जब ये ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट है तो यहां रख दो। जब रख देंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा? कहां लिखूं? इधर ऊपर लिखते हैं। तो इधर मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अभी देखो ये टर्म इधर नेगेटिव में, इधर आए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। मतलब हमने एक तीर से दो निशाने साध दिए यहाँ पर। दैट इज, पहले हमने क्या पढ़ा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा, दैट मीन्स कंडीशन क्या होगा। उसके बाद हमने उसका एक इक्वेशन भी प्यारा सा निकाल लिया जिसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं भाई? इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। और ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 to 2 मार्क्स का इन योर एग्जाम। आई होप सबको समझाओ। अगर समझा है तो इसको नोट भी कर लेना और एग्जाम में आता है प्रिपेयर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे।